गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में हमने कई सारे बेसिस देखे थे। जैसे पहली बार हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे मैंने आपको जो पॉलीमर बताए थे वो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, हर एक का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नोट करना है। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर किया है, होमो हेट्रो। इसके बाद में हमने मोनोमर यूनिट के बेसिस पे किया होमो हेट्रो। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक किए थे। और लास्ट हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, जिसके अंदर फाइबर है, जिसके अंदर थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है ना, इलास्टोमर्स है, ये सारी। आज का अपना टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखो आप लोगों के 12th स्टैंडर्ड पे दो तरह की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, जिसमें एडिशन है और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन प्रोसेस जो होती है it may generally takes place via three methods. First one may be by free radical, either it may be cationic or anionic. नेक्स्ट जो कंडेंसेशन होती है इट मे बी पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर। एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं लेती हूँ एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन यूनिट्स होती हैं, उसके अंदर मोनोमर यूनिट्स विल बी एड विद ईच अदर विदाउट लूजिंग एनी मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये होता है कि मोनोमर यूनिट्स है ना, वो बिना किसी मॉलिक्यूल को लूज करे और एक दूसरे के साथ क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। इसमें किसी तरीके के मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है। फिर ये क्या करेंगी, मोनोमर यूनिट्स होती हैं बार बार, अगर एक ही सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रही है तब तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर, और अगर डिफरेंट यूनिट्स आपस के अंदर ऐड हो रही है तब हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के अंदर पॉलीमर बार बार मल्टीपल बनता जाएगा और एक मैक्रोमोलिक्यूल या लार्जर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता जाएगा। देखो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसको पहचानने की एक ही ट्रिक होती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मोनोमर यूनिट होती है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा और उसके अंदर या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फिर इसके अंदर चेन जो होती है, हर एक स्टेप के अंदर चेन बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो दे आर ऑल्सो नोन एज द चेन ग्रोथ पॉलीमर। इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोल सकते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमर के टाइम में, चेन के टाइम में जब यूनिट जुड़ रही है तो वो यूनिट या तो फ्री रेडिकल की फॉर्म में जुड़ सकती है या फिर केटाइन की फॉर्म में जुड़ सकती है या फिर किसकी फॉर्म में जुड़ सकती है, एनाइन की फॉर्म में जुड़ सकती है। ये किस फॉर्म में, मतलब इनिशियल स्टेप के अंदर जो मोनोमर आ रहा है वो किस फॉर्म में आएगा, आइदर इट कम्स इन फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल, देन हम एडिशन को क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट अगर हमारा मोनोमर है वो केटाइन की फॉर्म में आएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, केटाइन एडिशन। और अगर एनायनिक आएगा तो उसको बोलेंगे हम एनायनिक पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल जो रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। देखो जहाँ पे भी फ्री रेडिकल का नाम आता है आपको एक ही चीज याद आनी चाहिए कि फ्री रेडिकल रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ऐसी रिएक्शंस के लिए देखो मैं आपको हिंट बताना चाहूँ कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इनिशिएटर की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप में वी नीड सम एनी इनिशिएटर। ये 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा बेटा। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, एंड नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर हम कोई भी इनिशिएटर यूज लेंगे। हियर वी यूज जनरली acetyl peroxide and benzoyl peroxide, and acetyl peroxide and benzoyl peroxide both are the organic peroxide. In presence of sunlight they break down into 2 radicals which initiate the reaction, and they combine with the monomer unit and form a larger free radical structure. As the inorganic peroxide we can use H2O2। एक एक करके रिएक्शन देखिए। फर्स्ट जो रिएक्शन है हमने लिखी है CH3COO का ट्वाइस,
जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा फर्स्ट स्टेप में ये रेडिकल में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली दूसरा जो है वो भी रेडिकल में होगा और सिमिलरली H2O2 है वो भी किस में होगा, रेडिकल में कन्वर्ट होगा। इनिशिएटर का यही फंक्शन होता है कि पहले स्टेप के अंदर वो रेडिकल बनाएगा। रेडिकल क्या होता है कि मोनोमर यूनिट के साथ के अंदर ऐड होने के लिए अपने आप एक साइट अवेलेबल करवाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनिशिएटर। देन ये फ्री रेडिकल जो बना हुआ है फर्दर, जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ इनिशिएटर है, इट फर्दर रिएक्ट विद एनी मोनोमर यूनिट। हमने किसी भी फ्री रेडिकल को R से डिनोट किया है। R से डिनोट करने के बाद में CH2 डबल बॉन्ड CH इज ए मोनोमर यूनिट। इस यूनिट के साथ में ये कंबाइन हो रहा है, देन इट फॉर्म है डिफरेंट फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर विच इज लार्जर देन द इनिशिएटिंग स्टेप। Here X may be hydrogen, chlorine, cyanide, R group may be. Second step is the chain propagation step. First step दोबारा मैं ये बोल रही हूँ चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए आपको फर्स्टली इनिशिएटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपके लिए, गिव एनी which initiator is used in the polymerization free radical reaction। देन आप लिख सकते हो एनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की जगह एसिटिल पेरोक्साइड ऑप्शन है और इनऑर्गेनिक की जगह पे आपके पास में H2O2 है जी। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वो है चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप के अंदर प्रोपगेशन का मतलब होता है ग्रोथ स्टेप, ग्रोथ या फिर आप बोल सकते हो इलोंगेशन। इलोंगेशन या ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो चेन है उसका साइज काफी लार्जर हो जाना। चेन इस स्टेप में काफी लार्ज होती है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो बना हुआ रेडिकल है वो स्टेप बाय स्टेप मोनोमर यूनिट के साथ में कंबाइन होता जाएगा और मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइन होकर के एक लार्जर चेन का फॉर्मेशन करेगा। एक बार गौर से देखें, फर्स्ट स्टेप में मैंने लिया है R CH2 CHX रेडिकल, इसके साथ में रिएक्शन करवा रही हूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड CHX। डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, डबल बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो CH2 पे भी रेडिकल आएगा और CH पे भी रेडिकल आएगा। रेडिकल रेडिकल दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे तो CH और CH2 के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक रेडिकल फ्री हो गया। इसी तरीके से बार बार nth यूनिट इसके साथ में ऐड होती जाएंगी और रेडिकल इसके साथ में क्या होती जाएंगी, ऐड होते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप की बात करें तो चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होती है कि चेन का इलोंगेशन तो हो गया है, पर इलोंगेशन होने के बाद में चेन को लास्ट स्टेप के अंदर हमको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए भी हमको कुछ मेथड्स यूज करनी पड़ती हैं। चेन इनहिबिटर भी कई बार काम में लेना पड़ता है। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, चेन टर्मिनेशन में भी टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग। लास्ट स्टेप इन इलोंगेशन स्टेप वी ऑब्टेन ए larger free radical, either it may be combined with each other, that is known as the addition step। और कपलिंग कि दो फ्री रेडिकल जो है, लार्जर फ्री रेडिकल है, वो आपस में कंबाइन हो जाए और एक लॉन्ग स्टेट चेन बन जाए और इलोंगेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाए, तो ये भी टर्मिनेशन का एक मेथड हो सकता है। सेकेंड मेथड इन विच द हाइड्रोजन ट्रांसफर में भी टेक्स प्लेस, रिएक्शन इन विच into same molecules hydrogen atom transfer takes place, then one molecule will be oxidized and other will be reduced. Other words, we can say that one molecule which obtain hydrogen is converted into alkane or saturated compound, or which lose the hydrogen atom which can convert into alkene, that is known as the disproportionation reaction. Disproportionation reaction is the short form of redox reaction in which one molecule will be oxidized and other molecule will be reduced। कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है इस पे, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लूज करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गेन कर सकता है। इनके ट्रांसफर की वजह से एक सैचुरेटेड बनेगा और दूसरा कैसा होगा, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल आएगा। नेक्स्ट जो होती है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन स्टेप्स के अंदर रिएक्शन नहीं हो पा रही है, इन सम केसेस वी कैन यूज द बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन इज द इनहिबिटर विच कंबाइन विद द फ्री रेडिकल एंड इट स्टॉप द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, सो इट इज नोन एज द इनहिबिटर। कि बेंजोक्विनोन जो होता है वो क्या करता है, इट बाइंड विद द फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल होता है, जो साइट अवेलेबल करवा रहा है, उसी मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन हो जाता है, सो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। सो बेंजोक्विनोन किसका काम करता है, इनहिबिटर का काम करता है। बेंजोक्विनोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है 1,4-डाइऑक्सो।
1,4 डाईऑक्सो जो कंपाउंड होते हैं 1,4 डाईऑक्सो कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। आर रेडिकल हमारी कोई एक लोन चेन थी, जैसे ही इसके साथ ऐड होता है ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस शो करने की वजह से स्ट्रक्चर क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, और स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होने की वजह से चेन आगे प्रोसीड नहीं हो पाती है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है बेंजोक्विनोन किसको कहते हैं, बेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, और जब ये कंबाइन हो जाता है तो ये फंक्शन जो होता है इनहिबिटर का किस तरीके से करता है, तो आपको आंसर ये लिखना है, इट कंबाइन विद द फ्री रेडिकल सो नो मोर फर्दर साइट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन, सो रिएक्शन विल बी स्टॉप। फर्स्ट हमने ये देखा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में बी टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स, आइदर द मोनोमर प्रेजेंट इन द फ्री रेडिकल फॉर्म, फ्री रेडिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, 3 स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी। फर्स्ट होगी चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड इज द चेन प्रोपगेशन स्टेप, एंड थर्ड इज द चेन टर्मिनेशन स्टेप। सिमिलरली अगर इफ द मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन द केटायनिक फॉर्म, केटायनिक फॉर्म का मतलब है कि अगर मोनोमर यूनिट के ऊपर और पॉलीमराइजेशन के टाइम में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट बिहेव्स एज द केटायन। लास्ट टाइम वो किसकी तरह ट्रीट कर रही थी, फ्री रेडिकल की तरह, इस बार किसकी तरह, अगर जुड़ने वाली यूनिट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई तो उसको हम बोलते हैं केटायनिक पॉलीमराइजेशन। सिलेबस में आप लोगों की प्रोसेस नहीं है, पर लाइटली आप एक बार देख लें। केटायनिक प्रोसेस के लिए आपको याद रखना है, इफ द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर देखो, आपने 10th क्लास में ये देखा है कि एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच लूजेस H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो या फिर हम बोल सकते हैं एसिड्स आर द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन्स, कि एसिड क्या करते हैं मीडियम के अंदर प्रोटॉन डोनर का काम करते हैं, प्रोटॉन डोनर का काम करेंगे, इसलिए जो मोनोमर यूनिट आती है लास्ट लाइन में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन यूनिट है, इसको प्रोटॉन अवेलेबल होगा, किसकी वजह से, एसिडिक मीडियम की वजह से। इसके कारण क्या होगा, इसमें जिस भी यूनिट के ऊपर ये हाइड्रोजन अटैच होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो यहाँ पे अपनी जो रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस यूनिट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केटायनिक पॉलीमराइजेशन। आगे ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग यूनिट क्या कर रही है, अगर कोई फ्रेश यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 उसके साथ कंबाइन हो रही है, अगेन लार्जर, फिर फर्दर रिएक्शन इज कंबाइंड विद मैनी एंड मैनी यूनिट एंड ईच स्टेप, so we obtain a larger chain than the chain termination step. In chain termination step we further use the solution, then hydrogen source will be loses H positive ion and the chain will be stopped. During the polymerization एसिड इज यूज इन वेरी डाइल्यूट कंडीशन। ध्यान रखें केटायनिक पॉलीमराइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है क्योंकि एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन का सोर्स रहता है। आप जो रिएक्शन है उसको लाइटली देख लें, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, बट आप लोगों की जो मेथड है वो सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एनायनिक पॉलीमराइजेशन जस्ट केटायनिक की तरह ही एनायनिक है, बस केटायनिक के अंदर हमने मीडियम कैसा यूज किया है, acidic medium. So here we use the basic medium because bases are the source of OH minus ion और negative ion. Similarly negative units आपस में जुड़ती जाएंगी और क्या होता जाएगा, पॉलीमराइजेशन होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है नोट लगा के, इसमें EWG प्रेजेंट होता है। EWG से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है लाइक कोई भी हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, हेलोजन एटम के अलावा आप लोगों की 12th स्टैंडर्ड पे कोई ऐसा एग्जांपल नहीं आएगा जिसमें EWG है, तो आप ये कर सकते हो, जैसे PVC है तो जैसे क्लोरीन डेरिवेटिव है, ब्रोमीन है, आयोडीन डेरिवेटिव है, सारे के सारे किसमें आते हैं, इनआयनिक पॉलीमराइजेशन में। अभी देखिए याद रखने वाली बात आई है आप लोगों की फ्री रेडिकल, एक बार पीछे देखें, फ्री रेडिकल जो आएगी उसके अंदर आपको याद रखना है, फ्री रेडिकल के अंदर चेन इनिशिएशन, इनिशिएटर के नाम याद रखने हैं, रिएक्शन किस तरीके से स्टार्ट होगी, प्रोपगेशन टर्मिनेशन किस तरीके से होना है, बेंजोक्विनोन का क्या फंक्शन है, इसको स्ट्रेस रखें। नेक्स्ट कैटायनिक एनायनिक को आप सिर्फ नॉर्मली याद रखें। आज की वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे बेटा, आप इसको जूम करके देखें, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा करके देखते जाएं और जो ये रिएक्शन है उसके फ्रेश नोट प्रिपेयर करते जाएं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो आप इसके लिए आप अपनी जो
टेक्स्ट नोटबुक है या टेक्स्ट बुक है सिलेबस की, उसको आप जो वर्ड प्रीफर करते हैं उसको आप यूज में ले सकते हो। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार साइड में नोट करके जाएं। जब भी हम क्लास में मिलते हैं आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम्स। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एक रिक्वेस्ट है बेटा आपसे कि अपना जो यूट्यूब चैनल है, लास्ट जो मैंने चैनल स्टार्ट किया था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो क्या हुआ, चल नहीं पा रहा है। तो again I am requesting, please subscribe my channel and share with your friends because I have published my channel, it's not private channel। कि कोई भी बच्चा अगर काम में लेना चाहे तो ले सकता है, मुझे इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सारे बच्चे इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट अगेन बेटा।